नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जिस प्रकार आप ग्राउंड जीरो बोलते हैं, आजकल बहुत जगह वायरल हो रहा है। ये किलमेन टाउन क्षेत्र है, कैंटोनमेंट एरिया, जो हमारे जीशू साहब रिटायर हैं, धन सिंह फर्तियाल जी, जो थाने में मारपीट हुई थी। बताने की जरूरत नहीं, आपके पास काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये वो कमरा है जहाँ पर उन लड़कों को किराए पर रखा जाता था, जिसमें से एक का नाम मेरे नाम की तरह है। खुशाल, क्या नाम था? खुशाल सहगल। खुशाल सहगल, मेरा नाम भी खुशाली, केस परिहार कहते हैं मुझे। और दूसरा एक अग्रवाल, क्या नाम है? चक्षु अग्रवाल। दो लड़के यहाँ पर किराए पर रहते थे, जैसे 2 रूम बेड, इतना ही चाहिए। यहाँ पर नजदीक ग्राफिकेरा कॉलेज है, बहुत लड़के पढ़ने आते हैं। बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन सब पढ़ने नहीं आते। उनकी गतिविधि इनको संदिग्ध लगी, और क्योंकि वो पर्दे लगा के रखते थे, इस रूम में पूरा बंद करके रखते थे। कभी आते थे, कभी बिना बताए जाते थे, कभी रात भर नहीं आते थे, कभी गेट लांग करके वो लोग आया करते थे अप्रत्यक्ष रूप से, बिना इनको बताए। तो इनको लगा कि इनकी गतिविधि ठीक नहीं है, और 2 महीने के अंदर इनको खाली करने को कहा। खाली करने की जो बात हुई, तो वो खाली करने में व्यक्ति टूट फूट भी देखता है। जैसे नजदीक आइए, अब मैं खुद इस वीडियो को बना रहा हूं अभी, और ये लॉकर जरा टूट गया था, जैसा आप देख पा रहे हैं, और हल्की टूट फूट के लिए इनने बोला ठीक है, टूट फूट का आप पैसा पे करो। उनने हाँ बोला, लेकिन दिया नहीं। मालिक को चाबी भी नहीं दी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कमरे में कोई आए और हमारा सामान देखे। क्योंकि यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए हर कोई यहाँ नहीं आता है। यहाँ पर ड्रग्स रैकेट, अन्य गतिविधियां भी कॉलेजों में, जैसा आप पिक्चरों में सुनते हैं। हमें शक है कि कुछ न कुछ संदिग्ध उन लोगों के पास था, अग्रवाल और सहगल के पास। तो उसके बाद वो लोग थाने में पता नहीं कब गए, क्या गए, और वहीं से इनको बोलने लगे कि आप थाने में आ जाओ और यहीं बातचीत करेंगे। और ये लोग थाने गए। थाने जा करके जो बात हुई इनकी, तो थाने में उनने कहा ठीक है, लॉकर हम रिपेयर कर देंगे, लेकिन बाहर आके मना किया। कहा सुनी हुई इनके बड़े बच्चे का नाम क्या है? विनय फर्तियाल। ये है फर्तियाल जी, धन सिंह फर्तियाल जी। विनय फर्तियाल के साथ उनकी कहा सुनी हुई, और धक्का मुक्की, मारपीट, एक झापड़ इसने भी उस लड़के पर मारी, और वो लोग थाने में चले गए कि ये हमको पीट रहे हैं। थाने में पुलिस तेजी से आई, इन सबको पकड़ के ले गई, जबरदस्त इनके साथ मारपीट की। अपने बीच बचाव में, इनके बच्चे ने भी अपने बीच बचाव में हाथापाई जो पुलिस दिखा रही है आपको, लेकिन पुलिस ये नहीं दिखा रही कि तीनों को किस तरह कदर पीटा गया। मोबाइल मांगा गया इनका, मोबाइल को उनने एसिड में डाल दिया। क्या जहाँ कैमरा नहीं था उसका वहाँ, और इनको जहाँ कैमरा नहीं था वहाँ बंद करो। मोबाइल कितनी कीमत का होगा? इनका 80,000 के मोबाइल के नुकसान की बात हो रही है। और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई, उन लड़कों की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। कौन है पिछले किराएदार का? क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम धन सिंह फर्तियाल। पिछले किराएदार जहाँ थे वो, उनका नाम है काला जी है कोई। काला जी के वहाँ वो किराए पे थे, उनने भी भगाया था उनको। काला साहब, हाँ, उनने दया की उनकी, ने भी उनको निकाला ही जी, निकाला ही था। क्योंकि वो भीगते हमारे यहाँ आए थे उस दिन, और आपने किराए पे दिया। तो इनके बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। और अब मैं एक एक करके इनका परिचय कराता हूँ। पहले आगे की कहानी बताने से पहले, कहने का सिर्फ मतलब है, पुलिस ने एक तरफा इनके साथ मारपीट की, क्यों की और क्यों इन पर। ठीक है, इन्होंने कानून हाथ में लिया, मारपीट हो गई, तो इनने 14 दिन न्यायिक हिरासत सजा काट ली। लेकिन इनका कहना यह है कि हमें न्याय कब मिलेगा, हमें जानवरों की तरफ पीट कर एक तरफा कानून के तहत जेल भेजा गया। उन लड़कों की अब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। मैं पूरा शक है कि वो ड्रग्स रैकेट के आसपास का, इनको डाउट है कि चेक करें। इसका खुलासा अभी हम करेंगे। ड्रग्स रैकेट के खिलाफ इनने जब आवाज उठाई थी इसी पुलिस थाने में, तो उस चीज की खुंदक इनने इन पर क्यों निकाली, वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये फर्तियाल जी हैं, और आपका नाम? वरुण फर्तियाल। तो जो राज्यपाल जी से बॉक्सिंग सम्मानित आप ही लोगों को किया गया। यह सबसे पहले मारपीट इनके साथ हुई। नाम क्या है आपका? सर विनय फर्तियाल। विनय फर्तियाल को फिर फर्तियाल ने यही कहा, भाई अगर मेरी गलती होगी, उससे झगड़ा हो गया, तो आप मिल बैठ के दोनों का समझौता कराओ, हमारे पैसे दिलाओ, और मैं भी माफीनामा लिखता हूँ, ये भी लिखें, और खेल खत्म। उन्होंने लगातार इनके पिताजी को अलग कमरे में बंद किया, इनको अलग कमरे में बंद किया, जबरदस्त मारपीट की, और बीच बचाव में इसे अभी हाथ पांव अपने चलाने पड़े। ये स्वीकार करता है। आपने भी हाथ चलाया? जी सर। क्या करेंगे फिर अब? हाँ, जब वो नहीं माने मत मारो बोला आपने? बिल्कुल बोला सर, लेकिन वो रुके नहीं। 2-4 बार बोला, कम से कम वो बुरी तरह से इधर उधर हमला कर रहे थे। कहाँ कुछ समझ में नहीं आया था उस समय। तो
तो फिर आपको भी गुस्सा आ गया। सर किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा सर, क्या करेंगे, पुलिस की गुंडागर्दी ऐसे चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो आप मानते हैं कि आप उन लोगों ने जो भी जुर्म जाने अनजाने गुस्से में किया, उस अपराध की आपने सजा भी काट ली? जी सर, उससे ज्यादा सजा काट ली। हम लोग वेल क्वालिफाइड है, पुलिस गाली गलौज करे, गुंडागर्दी करे, फिजिकल मेंटल अब्यूज करे, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए उस समय? अगर कोई बिना रुके आपको मार रहा है तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। तो अब आपकी क्या क्या न्याय मिलना चाहिए आपको? अब आप घर वापस आ गए, आपकी बेल हो गई है। जी और सर, पहली बात तो ये कि जो हमने भुगता है वहाँ पे जो कुछ हमारे साथ हुआ, तमाम पुलिस वालों ने आके जो हमें शब्द कहे, उसके बाद जो धमकियां दी, जान से मारने की धमकी, घर सीज करने की धमकी, या फिर मम्मी के लिए अपशब्द कहे होंगे, जो कुछ भी, मुझे लगता नहीं कि किसी भी आईपीसी में उसके तहत आप इनको सजा दे सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप जो भी सजा दोगे वो इनके लिए कम है। इतनी सारी चीजें मैं मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकता, जो उन्होंने शब्द यूज किए वो मैं अभी आपके सामने यूज नहीं कर सकता। माता जी हैं, ये भी गए थे थाने में? हाँ जी, मैं भी गई थी वहाँ पर थाने में। और आपकी भी कुछ नहीं सुना किसी ने? ना, कुछ नहीं सुना। मैंने उनको कहा भी, एक मुझे पता नहीं था, मैं अंदर गई तो मैंने उनको कहा कि चलिए मेरे बेटे से अगर गलती होगी तो मैं माफी चाहती हूँ, मगर उन्होंने मुझे धक्का मार के बाहर को भगा दिया जी। और मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं उनको बोलना चाहती, बताना चाहती, क्योंकि मेरा परिवार था तो मुझे जाना था वहाँ पर अपने परिवार के बचाव में, अच्छा। अपने परिवार के लिए कहने के लिए। और जो लड़का यहाँ पर रहता था वो खुद ही इतना गलत, इतना नशेड़ी, पता नहीं कैसी कैसी उसकी एक्टिविटी के चलते ही हमने उसको रूम खाली करवाया था। और हमें नहीं पता था वो हमारे साथ मतलब इस तरीके की हरकतें करेगा। कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है और वो रूम खाली करने के बाद हमें पुलिस की धमकी देता है। पुलिस वालों के साथ मिल करके वो ऐसे वहां से धमकी भरे कॉल यहाँ पर करा था मेरे हस्बैंड को। तो ये पहले की बात है। तो आप गए फिर थाने में? गए? मैं वहाँ पर थाने में गई। मैंने आपको नहीं पता था कि थाने में क्या होने वाला है? सर हमें पता होता तो हम क्यों जाते? कोई कहीं पे अपना ठीक ऐसे पर। सर मुझे मेरा सिर्फ एक सवाल है, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी गलती थी मेरी, मुझे अगर उसके हिसाब से जो भी सजा मिलती वो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन मेरे पिताजी को और दोनों भाइयों को फंसाने का क्या कारण था? और पिताजी के साथ इस कदर का, इस लेवल का वायलेंस करने की क्या जरूरत थी? पुलिस को इस तरह का वायलेंस करने की परमिशन किसने दी है? मतलब मेरे से गलती तो मेरे को मार लेते वो लोग, तो उन्होंने पिताजी को क्यों मारा उसने? हाँ, आपके पिताजी आपके दोनों भाइयों को फर्जी केस में अंदर क्यों डाला? गलती आप कह रहे हैं कि मेरे से गलती थी, हिरासत आपको होनी चाहिए थी। बिल्कुल। सारे परिवार को सजा क्यों दी? पहली बार आप ये कह रहे हो? जी सर बिल्कुल। दूसरा, आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ बेवजह जो मारपीट की उसका पुलिस वालों पर क्या एक्शन होना चाहिए? सर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। सर सामने आएगा, अगर आप पुलिस थाने की पूरी वीडियो निकाल लेंगे तो आपको सीरियल वाइज पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया, फिर हमने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर हमने क्या किया। तो तोड़ के सब अपना अपना वर्जन दिखा रहे हैं। जो पूरी वीडियो नहीं तो हमने तो अपनी साइड की दिखा दी। जो हम सबको डाउट है कि आपने नशा मुक्ति के लिए कुछ अभियान चलाया था इससे पहले? पहली बात तो हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं। काफी ह्यूमन राइट्स में काफी लोगों को हमने काफी हेल्प करी है। और इसके अलावा नशा मुक्ति केंद्र, जो अभी लेटेस्ट एक नशा मुक्ति केंद्र की बात हुई थी, उसमें भी हमने काफी उन लोगों का सपोर्ट किया था। हम लोग जितना हो सके अपने मतलब तरह से नशे के खिलाफ और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से। और इसमें भी पुलिस हमें टाइम टू टाइम बोलती रहती थी कि तुम लोग जो है कि ज्यादा गुंडागर्दी दिखा रहे हो, तुम लोग थोड़ा शांत रहा करो, तुम ज्यादा सामने मत आओ, जो करना है पीछे रह के करो। तो सर हमें समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कि उत्तराखंड का जो एक आम आदमी है यहाँ पे, जो उत्तराखंड के जो लोकल है, उन्हें यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है उन्हें भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं चले जाना चाहिए। और या फिर जो पुलिस की गुंडागर्दी हो रही है उसको सिर्फ आंख बंद करके, हमारी गलती ये थी कि हमने पुलिस के खिलाफ कुछ किया, जो आम आदमी है उसकी तरह नहीं रहे। आपको रोकना चाहूंगा तो जो मैं कह रहा हूँ, ये राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं। नाम एक बार फिर बताना अपना? वरुण भरतियाल नाम है और उनके बड़े भाई विनय भरतियाल यहाँ पर हैं। इन दोनों और इनके भाई अभी काम पे कहीं जा रखे हैं। उनको भी उन लोगों ने जेल क्यों की, जबकि ये सामाजिक सुधार के काम भी कर रहे हैं और राष्ट्र और देश और अपने क्षेत्र का नाम रोशन भी कर रहे हैं। तो जो हमें नहीं, जो समाज को, जो अच्छे व्यक्तियों को ये डाउट है कि यहाँ पर कॉलेजों में जिस प्रकार आप पिक्चरों में देखते हो नशे का एक बड़ा रैकेट चलता है, जिसके तहत इनने उसको थाने में एक नशा मुक्ति में एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और नशा मुक्ति केंद्र और उनको बचाने वालों ने कुछ पैसे देकर उस केस को दबा दिया था। इन लोगों ने उसे उछाला और वो मोटी रकम थाने को नहीं जाने दी, उनको मजबूरन उस पर कार्रवाई करनी पड़ी। इस बात की खुंदक उनने यहाँ निकाली और ताकि हमारा भेद न खुले। तो मैं आपसे पूछता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ, खासकर एसपी सिटी पे मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इस कार्रवाई को ज्यादा से ज्यादा सख्त करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आप पुरानी अगर वीडियो देखोगे तो उसमें हमें शक्ति आमने सामने होकर एसपी सिटी से धक्का मुक्की वाली
आप वारदात उस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम सर मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे धक्का मुक्की। और जो यहाँ पर SHO है थाने में, उनका नाम? उनका नाम है सर शिशुपाल राणा। शिशुपाल राणा है, वो सब इंस्पेक्टर हैं। जी सर। तो उन्होंने ये भी बोला, इनके पिताजी का आरोप है कि तुम फौजियों को हम देख लेंगे, तुम बहुत आदर्श समझते हो अपने को। मैं भी फौजी हूँ, मेरा सारा ग्रुप फौजियों का है, हमारा संगठन ही फौजियों का है। यदि फौज को सम्मान मिलता है तो क्यों पुलिस को अगर बेईमान कहा जाता है, तो क्यों? आपने उनके मुंह से खुद सुन लिया है कि आप घूस खाते हैं, आप मुजरिमों का साथ देते हैं, आप अच्छे को बुरा, बुरे को भला कह के और पैसा लेकर आप काम करते हैं। यदि आप भी निष्पक्ष काम करते तो वर्दी आप भी पहनते, बेल्ट आप भी पहनते, आपको भी इज्जत मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिक को इज्जत मिल रही तो आप उसको बेइज्जत करने का आपको हक नहीं है। वो इज्जत देश और उसका काम दे रहा है, उसकी ड्यूटी दे रही है और उसका बलिदान उसको इज्जत दे रहा है, उसका समर्पण। जिस प्रकार आपने कोरोना काल में अच्छा काम किया, मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। पुलिस ने जिस प्रकार कोरोना काल में एक बेहतर काम किया, आप मानते हो उस बात को? मैं भी मानता हूँ। मुझे लगा कि ये भी देश के सच्चे सिपाही हैं और ऐसा ही काम अगर आप करते तो आज ये नौबत शायद नहीं आती। और यहाँ पर सब मैं देश का बहुत सी बच्चे होते हैं, बच्चों का और भी हमारे बच्चों की तरह कल को हमारे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कॉलेज की आड़ में जबरदस्त ड्रगिंग हो रही है उत्तराखंड में, और इनको ये पूरा शक नहीं, विश्वास है कि यहाँ पर वो भी ड्रग संलिप्त कुछ इस तरह की गतिविधियां थी। उस चीज पर उन्हें एक तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो इनका पॉइंट रहेगा। दूसरा, पुलिस ने सारे परिवार को जानवरों की तरह मारपीट के सजा क्यों दी? एक व्यक्ति को सजा देते वैलिड था, लेकिन एक फौजी को बेइज्जत करने के लिए आपने, अपमानित करने के लिए पूरे परिवार को सजा इसलिए दी ताकि आप नहीं चाहते कि भविष्य में एक सामाजिक सुधार के तौर पर जो खराबियां क्लेमेंट टाउन इस उत्तराखंड में चल रही है उनके प्रति ये लोग आवाज ना उठाएं और अच्छा काम ना करें। और पुलिस को सब पता होता है कि किस पेड़ पर कितनी पत्तियां। अपने इलाके का जिसे थानादार कहते हैं ना, थानेदार हर अच्छे और बुरे आदमी की खबर रखता है और वो उन विद्यार्थियों के गतिविधियों को भी जानते हैं और इन लोगों के इवोल्यूशन जो इनने अच्छे काम किए उनको भी जानते हैं। तो मैं ये इनके घर का अंदर आपको अगर दिखाना चाहूं तो यहाँ पर हमारे अध्यक्ष महोदय मेरे साथ आए थे, महावीर राणा जी। तो राणा जी, आप भी मानते हैं कि जो समाज में अच्छा काम करता है उसको टारगेट किया जाता है, आप मानते हो? बिल्कुल उसको टारगेट किया जाता है। और जो मतलब इलीगल वर्क कर रहे हैं, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है और आवाज उठाता है तो ऐसा है कि जो आजकल ऐसा है कि सब लोग मिले होते हैं जी, लीगली सब लोग मिले होते हैं और उसको आजकल क्या है, घूसखोरी ज्यादा हो गई है जी, ऐसा बात ज्यादा हो गई है जी। ऐसा जहाँ जा रहा है फिर लोग उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं जी। इसलिए तो आप भी हो जाता, हम मेरे को बंद कमरे में जा करके कुंडा लगा के नहीं मारा जाता। अगर मेरे को नहीं मारते तो ये लोग भड़कने नहीं थे। भाई अपने बाप को मार खाते कौन देख सकता है? बिल्कुल सही है, बीच बचाव करने गए। उसका तो वीडियो नहीं बनाया इन लोगों ने जी कि कमरे में उसको बाप को ले जाकर एक्समैन को, जिसने साला न्यायदार का रैंक का अपॉइंटमेंट पेंशन लेकर के ले रहा है, उसका उन्होंने कोई मान नहीं रखा और बंद कमरे में जाकर पिटाई कर दी। तो उनके बच्चे, ये तो कोई नहीं देखा जाएगा ना, अपने बाप को पिटता हुआ कौन देख सकता है इस तरीके से? और वो वीडियो है साक्षात, कहाँ भी पिटा, कहाँ नहीं मारा, कहाँ क्या नहीं किया, सारा कपड़े फाड़ दिए, सब कुछ फाड़ दिया। तो अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि अग्रिम कार्रवाई क्या होनी चाहिए कि न्याय के लिए संवैधानिक तरीके से कानून की धाराओं में और इस देश और कानून का सम्मान करते हुए, न कि गुंडागर्दी के लिहाज से, एक संगठन, एक टीम और इस समाज को और केस लड़ने वालों को पहले तो ये बताइए कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं और आपकी मदद कैसी की जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए बिना किसी भी पार्शियलिटी के, और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ। जी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जितने भी पुलिस वालों ने जो भी गलत किया है उनको इस तरह सजा मिले कि पूरा देश देखे और एक तरह से एग्जाम्पल सेट हो और कोई भी पुलिस वाला इस तरह की हरकतें दोबारा न दोहरा पाए। तो आप ये केस करेंगे? सर बिल्कुल कह रहे हैं, हम केस आज ही केस करने गए थे, लेकिन आज थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप समझिए परसों तक ये केस फाइल हो जाएगा। और हमारे को कम से कम सुबह से कम 50 कॉल आ चुके हैं, मेरे भाई को कम से कम 50 कॉल आ गए, पापा को कम से कम 40-50, सारा का सारा देश में दोबारा बोलना चाहूंगा पुलिस वालों को, सारा का सारा देश हमारे साथ है, ना कि सिर्फ हमारा स्टेट। तो देखना आप, मुझे जो भी मेरी गलती है, मेरी उसको सजा मिल गई है मुझे, और मेरे पिताजी के साथ जो भी गलत हुआ है उसका भी इंसाफ हमें मिलेगा, इस बात का हमें पूरा का पूरा यकीन है। गलती ये थी फौजदारी
एक्ट के तहत वो स्कूल में जो यहाँ कॉलेज में जो लड़का था उसने किराया देने से अनबन की, लॉकर तोड़ा, बोला रहने दो, वो पहले से टूटा था, इनकी धक्का मुक्की हुई, उसकी उसने सजा काट ली और अपने पिताजी को बचाने के लिए गए और उसकी भी उनने सजा काट ली फौजदारी एक्ट की। और 14 दिन के बाद 4 दिन न्यायिक हिरासत इनकी और बढ़ाई गई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाई थी। और इसके बाद जैसा कि इनने कहा तो सैन्य संगठनों की तरफ से एक बयान मैं और मेरे अध्यक्ष साहब यहाँ पर हम भी ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ पारदर्शिता से होना चाहिए। यदि पुलिस के दबाव में, प्रशासन के दबाव में, या किसी बड़े नेता के दबाव में, या किसी और पैसों के दबाव में इनका केस दबना नहीं चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। क्यों अध्यक्ष साहब, मैं ठीक बोल रहा हूँ? 1 मिनट में आप अपनी बात रखोगे? अगर इसका ढंग से जांच होनी चाहिए। हम तो इसकी पहले तो उत्तराखंड सरकार से मांग करेंगे कि इसकी एसआईटी जांच हो, और उससे अगर तब भी ना हो तो हम इसकी सीबीआई की जांच की मांग करते हैं कि आखिरी मजरा क्या है। हमारा आरोप यूं ही बेबुनियाद नहीं है। ये जो है छोटी सी बात पे इतना बड़ा, मतलब पूरे परिवार, एक जो सैनिक परिवार है, उनके बच्चे जिनको गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, और उत्तराखंड सरकार ने भी सम्मानित किया हुआ है, उत्तराखंड के राज्यपाल ने उनको सम्मानित किया, और आज उनके साथ इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं बाकी सैन्य संगठनों की अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। केवल सब्सक्राइब और लाइक ही ना करें बल्कि आगे आएं। जिस प्रकार आपने सीआईडी प्रकरण में हमारा साथ दिया, इसी प्रकार से इन नौजवानों को, इनके पिताजी को और सारे सैनिकों को, और सबसे बड़ी बात इस देश के आम नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि पुलिस मनमानी के लिए नहीं है, कानून व्यवस्था के लिए है। मनमानी के लिए हम भी नहीं है, हम भी कानून से बंधे हुए। इस देश के संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी की धाराओं के अंतर्गत एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एसआईटी बैठनी चाहिए। नशे का जो कारोबार को जो पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, और जिन लोगों ने नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठाई, मौका मिलते ही इन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई, ये हमारी हर एक देशवासी से अपील है। इसलिए इस चीज पर सभी सैनिक संगठन, सभी देश के आम नागरिक, सभी बुद्धिजीवी संज्ञान जरूर लेंगे। और आज मैं यहाँ पर आया था घर पे, हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, और अभी हमने इन जवानों के, इन जैसे सैनिकों के न्याय के लिए ही दिल्ली जाना है। कल हाईकोर्ट में हमारी 31 जुलाई को एमएसपी हेयरिंग की शायद आखिरी सुनवाई होगी, जो हमने मांग की कि हमारे एमएसपी बराबर होने चाहिए। तो उधर से भी हम सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट तक हैं। और 6 अगस्त को भारी संख्या बल के साथ सभी को रामलीला ग्राउंड इसीलिए बुलाया गया है ताकि सैनिकों के पे पेंशन संबंधी मुद्दे और अन्य जो मुद्दे हैं वो सॉल्व हो सके, और हमारे ओआरपी के तहत जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें न्याय मिले। भारत सरकार आने वाले पे कमीशन में भी हमारी मांगों का संशोधन करते हुए हमारी मांगें पूरी करें, जो कि संवैधानिक है, जायज है, अपने पद और कद के मुताबिक मांग रहे हैं। किसी अफसर से की बराबरी कभी नहीं कर रहे हैं। जितने लायक के हम हैं उतनी मजदूरी दिहाड़ी मांग रहे हैं, वो हमें दे दो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप लोगों का भविष्य उज्जवल रहे, और देश के नौजवान ही इस देश का भविष्य हैं। धन्यवाद, नमस्कार।